Hello students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor from Chemistry from JTB Government Girls College. स्टूडेंट्स आज से हम यूनिट 4th स्टार्ट करेंगे जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करती है। इस यूनिट में आपके दो चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर सेकेंड चैप्टर में हम उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करेंगे। इन चैप्टर्स को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले आज का मैं एक छोटा सा लेक्चर ले रही हूँ जिसमें कि हम सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेशंस क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है और उसके जो डेरिवेटिव्स है वो किस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का। स्टूडेंट्स आप देखिए ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो कि अलग अलग सोर्स से मिलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, शायद आप इनसे परिचित भी हो। तो देखते हैं इन एग्जाम्पल को। एथेनोइक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है और जो विनेगर होता है जो खाना पकाने में भी काम में आता है, सफाई करने में भी काम में आता है, उसकी पंजेंट जो स्मेल होती है वो इस इथेनोइक एसिड की वजह से होती है। ब्यूटेनोइक एसिड जिसकी खट्टी स्मेल होती है। हेक्सोनोइक एसिड है जो स्मेली स्मेल करता है। लैक्टिक एसिड है, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा, जो कि दूध में पाया जाता है और दूध का जो हल्का सा खट्टा टेस्ट होता है वो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। एस्पिरिन ये आपको पता है कि वाइडली यूज एनाल्जेसिक है, ये इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। फिर पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में काम आता है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंस है। और आइसोटर्नोइन जो कि एक्ने के ट्रीटमेंट में भी आता है तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि ये टोटल 8 कार्बोक्सिलिक एसिड है। सब में कॉमन की चीज़ क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप COOH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बच्चों ये और बहुत सारे सोर्सेज से प्राप्त होने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड है वो चींटियों में पाया जाता है। इसी तरह एसिटिक एसिड विनेगर में, प्रोपियोनिक एसिड कर्ड में पाया जाता है, ब्यूटारिक एसिड बटर में पाया जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत ही एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है जो प्रकृति में पाया जाता है। काफ़ी जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है और इन्हें काफ़ी जगह कॉमन नेम से उनके सोर्स के आधार पे जो नाम रखे गए हैं उससे बुलाया जाता है। तो ये एक बच्चों एक लिस्ट है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक लिस्ट है कि इन सोर्स से कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो बच्चों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना होता है। ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। आप देखिए ये एक कार्बन है, इससे आपका कार्बोनिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बनता है कार्बोक्सिल। और चूंकि ये एसिड है इसलिए इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिल वर्ड किससे बना, कार्बोनिल के तो कार्ब से और हाइड्रोक्सिल के ऑक्सिल से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली में दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और इसीलिए इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी इस दोनों फंक्शनल ग्रुप के कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट होती है और इन जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं। अब जो ये COOH जो है वो तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इससे आपका है ना एलिफेटिक ग्रुप भी अटैच हो सकता है और एरोमेटिक भी। अगर एलिफेटिक है तो वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप
होगा। बच्चों एग्ज़ाम में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना होता है, तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट करते हैं, COOH ग्रुप का टेस्ट करते हैं। साथ में आप ये भी बताते हैं कि ये एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। मतलब कि COOH ग्रुप से R एल्काइल जो एलिफैटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है या एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके टेस्ट के लिए आप इसको कंपाउंड को बर्न करते हैं। अगर सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है तो वो एरोमेटिक होता है, और वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है तो वो एलिफैटिक होता है। तो इस तरह से एलिफैटिक और एरोमेटिक जो है वो COH ग्रुप से जुड़े एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आई बात समझ में कि कार्बोक्सिलिक एसिड में CO और OH सेम कार्बन से जुड़े होते हैं, इन्हें COOH लिखा जाता है। एलिफैटिक में एल्काइल ग्रुप COH से जुड़ा रहता है, जबकि एरोमेटिक में एराइल ग्रुप COH से जुड़ा रहता है। बच्चों फैटी एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन एलिफैटिक एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट वगैरह जो होती है उनमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो एलिफैटिक वो एलिफैटिक होते हैं नेचर के, और वो लॉन्ग चेन होते हैं, 15 कार्बन 20 कार्बन 25 कार्बन वाले, मतलब उनकी एल्काइल चेन होती है। तो फैटी एसिड्स अगर मान लो कि आपका जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बन की संख्या 20 या 25 से ज़्यादा है, तो हम उसे फैटी एसिड्स कहते हैं। अब जो कार्बोक्सिलिक आपका बना था कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से, हम उसकी थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल का जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री के होते हैं, जो कि sp2 हाइब्रिड कार्बन की पहचान है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 120 डिग्री के होंगे। तो ये तो हो गया कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। अब ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये सबसे मेजर है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, बाकी जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चार्ज प्रेजेंट है। और जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से सबसे मेजर कौन है, तो आप फर्स्ट वाली को सबसे मेजर मानेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा वो स्टेबलाइज्ड होती है। आप देखेंगे कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े होने पर, और चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। तो उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यहाँ पे ही मैंने आपको समझा दिया कि एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्टिव सेंटर होता है वो कार्बोनिल का कार्बन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो बच्चों अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की, कि ये होते क्या हैं। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक है उसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से मिलके। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा था विनेगर। अगर इस OH को मैं अलग अलग समूह से रिप्लेस कर दूं तो कुछ हमें डेरिवेटिव्स मिलते हैं जिन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं OH को OR से रिप्लेस कर दूं तो हमें एस्टर मिलेगा, जो कि फैट्स और सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। OH को अगर मैं NHR से या NH2 से रिप्लेस कर दूं तो हमें एमाइड मिलेगा, जो कि नायलॉन और प्रोटीन्स में पाया जाता है। OH को मैं अगर Cl से रिप्लेस कर दूं तो मुझे एसिल क्लोराइड मिलेगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाने में काम में लिया जाता है। अगर मैं OH को RCOO से रिप्लेस कर दूं तो मुझे एनहाइड्राइड मिलेगा, जिसका यूज भी मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनाने में काम आता है। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो मुझे लगभग 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एस्टर, एमाइड, एसिल क्लोराइड और एसिल एनहाइड्राइड मिले। आपको इनमें तो दिक्कत है ही नहीं, एस्टर, एमाइड, एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड
को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की जाती है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, इसीलिए इसे एनहाइड्राइड कहा जाता है। ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में जुड़ने से बनता है और उससे वाटर मॉलिक्यूल निकलने से बनता है। तो ये जो चार आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉइटीज होती हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। हालांकि हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ पिक्चर आपको यहाँ पे बन जाएगी। जैसे एसिड की SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो एसिल क्लोराइड बन जाएगा। एसिड की अगेन एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। सिंपल गर्म करने से, जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बन जाता है। इस रिएक्शन को एस्टिफिकेशन कहा जाता है और एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है और इसका टेस्ट हम प्रैक्टिकल लैब्स में भी करते हैं एसिड का पता लगाने में। एसिड की रिएक्शन जब अमीन से करते हैं तो एमाइड बनता है। अगर एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराई जाती है तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और आपको एसीटेट मिल जाता है और बेस H+ निकल जाता है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से एसिड डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं एसिड से। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे एसिड से डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद हम एक ब्रीफली उनकी रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी का हम अध्ययन कर लेते हैं। एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, ये आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनका केमिकल फॉर्मूला बना हुआ है। बच्चों, रिएक्शन इस तरह से होती है कि लिविंग ग्रुप के रूप में जो कार्बोनिल से ग्रुप जुड़ा होता है वो चला जाता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप एसिल क्लोराइड में क्लोराइड हुआ, एनहाइड्राइड में RCO- हुआ, एस्टर में RO- हुआ, ये वाला जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक में OH- लिविंग ग्रुप होगा और एमाइड में NH2 लिविंग ग्रुप होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस लिविंग ये चले जाएंगे और इनकी जगह कोई ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, द वीकर द बेस इजियर टू इट इज टू एक्सपेल। अगर ये जो लिविंग ग्रुप है ये जितना वीक बेस होगा इसका निकलना उतना आसानी से होगा, क्योंकि बेस अगर वीक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देने का उसका नेचर कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा और आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर बेस स्ट्रांग होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जुड़े रहना चाहेगा और निकल नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे कि इन लिविंग ग्रुप का हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो जो क्लोराइड Cl- का सबसे कम होता है और जो NH2 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो इन पांचों कंपाउंड में एसिड और एसिड डेरिवेटिव में सबसे रिएक्टिव कौन हो गया, एसिल क्लोराइड। आपसे पूछे तो आप रीजन क्यों बताएंगे, क्योंकि जो क्लोराइड माइनस है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। आपसे पूछे क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है तो आप बताएंगे क्योंकि वो वीक बेस है और वीक बेस होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी नहीं होता है और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव हो गया वो एमाइड हो गया, क्योंकि जो इसका लिविंग ग्रुप है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होगी कि वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। इस ऑर्डर का लिविंग ग्रुप के साथ, बेसिसिटी के साथ कैसे जोड़ के हम रिलेटिव रिएक्टिविटी निकालते हैं वो भी आपको हमेशा याद रखना है। तो इस प्रकार आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी देख ली। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन और उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी देखी। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल सिंथेसिस एंड रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।